हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई काफ़ी अच्छे तरीके से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में मैं आपको बढ़ाऊंगा जीवाणु की संरचना यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया के बारे में। बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर कैसा होता है। अब अगर हम बात करते हैं बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर या फिर हम मेनली बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं यानी कि जीवाणु की बात कर रहे हैं, तो जीवाणु क्या है? किंगडम मोनेरा का सोल मेंबर है, यानी कि जगत मोनेरा का यही आत्मा है, यही परमात्मा है, यही सब कुछ है जगत मोनेरा का। तो आज हम इसी के स्ट्रक्चर को देखेंगे, इसकी संरचना को देखेंगे कि इसकी संरचना कैसी होती है। और हाँ, अगर हम बात कर रहे हैं, आपको एग्जाम में पूछा जाए कि प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर क्या होगा, यानी कि प्रोकैरियोटिक कोशिका का संरचना बनाइए, तो आप आसानी से इसी बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर वहां पर पेस्ट कर देंगे या छाप देंगे तो आपका काम हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को बिना किसी देरी के। सबसे पहले अगर हम बात कर रहे हैं बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर कैसी होती है, तो बारी बारी से मैं एक एक पार्ट बनाता जाऊंगा, उसका नाम मैं लिखता जाऊंगा और आपको इसके बारे में बताता जाऊंगा। ठीक है, वापस से फिर मैं उसको बताऊंगा। सबसे पहले अगर हम बात करें बैक्टीरिया की, तो इस प्रकार से इसकी संरचना होती है। ठीक है, इस प्रकार से संरचना होती है। तो इसके बाहर क्या होती है, एक और परत पाई जाती है। इस प्रकार से इसके बाहर एक और परत पाई जाती है। अब देखो, जो ये दूसरी परत है ना भाई, यहां पर ये जो परत है इसको हम कहते हैं कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति यानी कि अगर हम बात करें इसको कहते हैं सेल वॉल। ठीक है, क्या कहते हैं? सेल वॉल। देन उसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं जो अंदर की संरचना है, ये जो है इसमें क्या होती है, छोटी छोटी कुछ इस प्रकार से संरचनाएं बनी होती है जगह जगह पर। इस प्रकार से क्या होती है, छोटी छोटी कुछ संरचनाएं बनी होती है। नाम भी मैं इसका बताऊंगा अभी। यह संरचना जो है वो बहुत काम की संरचना है। ठीक है, इस संरचना को हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सॉरी, ये जो अंदर की लेयर है ना, इस अंदर की लेयर को हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं, इंग्लिश में कहें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब बात यह आती है कि हमने जो इस पर छोटा छोटा लहरदार संरचना बनाया है, इस लहरदार संरचना का नाम क्या है? देखो भाई, अगर इस लहरदार संरचना की बात कर रहे हैं तो इस लहरदार संरचना का नाम है मीसोसोम। क्या नाम है इसका? मीसोसोम। मीसोसोम या श्वसन काय जिसको कहते हैं, श्वसन काय। शुद्ध हिंदी में श्वसन काय, इंग्लिश में कहते हैं इसको मीसोसोम। ठीक है, अब देखो ये जो श्वसन काय होता है भाई, मीसोसोम जो होता है वो बैक्टीरिया के सांस लेने में मदद करता है। कैसे ये श्वसन करेगा, इस चीज में ये मदद करता है। अब आगे की ओर चलते हैं। आगे की ओर अगर हम देखते हैं तो इस बैक्टीरिया में इस मीसोसोम यानी कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिस पर पाया जाता है, उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से लगी हुई कुछ इस प्रकार से घुंडी जैसी संरचनाएं निकलती हैं। ठीक है, इस प्रकार से कुछ क्या करती हैं, ढेर सारी संरचनाएं निकलती हैं। इन संरचनाओं को हम एक स्पेशल नाम देते हैं। ठीक है, इन संरचनाओं को हम एक स्पेशल नाम देंगे और वो नाम क्या है मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताने वाला हूं। तो पहले आप इस स्ट्रक्चर को पूरी ध्यान से देखिए। ठीक है, इस संरचना को हम नाम देते हैं पिलाई। ठीक, क्या नाम देते हैं इसको हम? इस संरचना को हम नाम देते हैं पिलाई या पीली के नाम से हम जानते हैं इस संरचना को। ठीक है, इस संरचना को हम पिलाई नाम देते हैं या इसी संरचना को हम पीली के नाम से इंग्लिश में जानते हैं। ठीक है, अब इसका काम क्या होता है मेरे दोस्त? इस संरचना का काम होता है, जैसे ये बैक्टीरिया है, ये कहीं पानी में तैर रहा है, किसी स्थान पर है और इसके शरीर से कोई फॉरेन बॉडी यानी कि कोई आक्रमणकारी पदार्थ ना चिपक पाए, उससे ये बचाने का काम करता है। ठीक है, उससे क्या करता है, इसे बचाने का काम करता है। अब यहां पर आप ध्यान देंगे तो इस पीली में कुछ पीली जो होती है बहुत बड़े आकार की होती है। ठीक है, कुछ पिलाई क्या होती है, बड़े आकार की होती है। ठीक है, इस प्रकार से क्या होती है, पिलाई कुछ बड़े आकार की होती है और कुछ क्या होती है, छोटे आकार की होती है। ठीक है, समझ में आया इतना? आगे चलते हैं।
थोड़ा सा और आगे जाएं तो यहां पर क्या होता है, फ्लैजेला पाया जाता है, यानी कि एक और बड़ी संरचना पाई जाती है जीवाणु के अंदर। तो और बड़ी संरचना की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये इस प्रकार से होती है। इस प्रकार से इस संरचना होती है और इस संरचना को मेरे दोस्त हम नाम देते हैं फ्लैजेला। ठीक है, इस संरचना को हम नाम देते हैं, अंग्रेजी में कहें तो फ्लैजेला, यानी कि कशाभिका। मैं एक साथ स्ट्रक्चर बना करके एक साथ नाम लिख रहा हूं ताकि आपको स्ट्रक्चर बनाने में थोड़ी सी भी तकलीफ ना उठानी पड़े। तो इसको हम कहते हैं फ्लैजेला। अब फ्लैजेला का काम क्या होता है भाई? फ्लैजेला का काम होता है जीवाणु को गति करने के लिए। जीवाणु इधर जाना चाहता है, उधर जाना चाहता है, आपके पास जाना चाहता है, हमारे पास आना चाहता है, तो भाई ये इसके पास पैर तो है नहीं कि ये दौड़ करके, भाग करके, चल करके आएगा। तो ये क्या करता है, फ्लैजेला के द्वारा मूवमेंट करके आता है। यानी कि जितनी तेजी से फ्लैजेला इसका वाइब्रेट करेगा, जितनी तेजी से फ्लैजेला में इसके कंपन होगा, उतनी तेजी से ये जीवाणु क्या होगा, सभी के पास दौड़ते हुए पहुंच जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की हम बात करते हैं। तो आगे हम बात कर रहे हैं तो इसके अंदर भी क्या होती है, एक और संरचना पाई जाती है लंबी सी। ठीक है, इसको हम कहते हैं मध्यकाय। इसको हम कहते हैं मध्यकाय। आगे आगे अगर हम बात कर रहे हैं बेटा, तो इस जीवाणु के अंदर क्या होता है, एक खाली स्थान पाया जाता है, स्वच्छ स्थान पाया जाता है, जिसको हम जीनोफोर यानी कि जीन धर के नाम से जानते हैं। ठीक है, जीन धर के नाम से जानते हैं। और उसी जीनोफोर को हम कहते हैं प्रारंभिक केंद्रक, यानी कि हम बात कर रहे हैं, इसको कहते हैं इंसिपिएंट न्यूक्लियस। यानी कि हम पूरी तरह से कह सकते हैं कि जो जीवाणु होता है उसमें केंद्रक पूरी तरह से नहीं बना होता है, लेकिन केंद्रक बनने की तैयारी हो रही होती है। मतलब कि पूरा का पूरा जो जेनेटिक मटेरियल है वो ऐसे ही बिखरा रहता है जीवाणु के कोशिका द्रव्य में। तो यहां पर अगर हम बात कर रहे हैं तो इस प्रकार से संरचना पाई जाती है, इस प्रकार से संरचना पाई जाती है। और इस संरचना को हम जीन धर यानी कि जीनोफोर कहते हैं, या फिर केंद्रक पदार्थ। ठीक है, इसको हम कहते हैं केंद्रक पदार्थ, न्यूक्लियर मटेरियल के नाम से जानते हैं, या फिर इसी को हम न्यूक्लियोइड के नाम से भी जानते हैं। इसी को हम जीनोफोर भी कहते हैं, जीनधर भी कहते हैं, इसी को हम इंसिपिएंट न्यूक्लियस भी कहते हैं। तो हम इसको केंद्रक पदार्थ लिख रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये जेनेटिक मटेरियल है। और ये जेनेटिक मटेरियल क्या कहलाता है, यहां पर जीनोफोर कहलाता है, जीनोफोर कहलाता है, जीनधर कहलाता है। बात समझ में आई? एक एक पॉइंट को आप माइंड में बैठाते चलिए और फिर हम आपको हर चीज समझाते चलेंगे। ठीक है, अब इसके अलावा अगर हम बात कर रहे हैं मेरे दोस्त, तो इस बैक्टीरिया के शरीर में कुछ और भी संरचनाएं पाई जाती हैं जो कुछ इस प्रकार से लगी होती हैं। ठीक है, ढेर सारी इस प्रकार से संरचनाएं पाई जाती हैं। यहाँ भी है और यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, जहाँ देखो वहाँ भी है। तो अगर हम बात कर रहे हैं इस छोटी सी संरचना का नाम क्या है, तो मेरे दोस्त इस छोटी सी संरचना का नाम है बहुराइबोसोम। ठीक है, यानी कि हम बात कर रहे हैं इस छोटी सी संरचना का नाम है बहुराइबोसोम, यानी कि हम बात करें पॉलीराइबोसोम। इस छोटी सी संरचना जो हमने नीली रंग की बना रखी है, इसको हम कहते हैं बहुराइबोसोम, यानी कि पॉलीराइबोसोम के नाम से जानते हैं। इसके अलावा भी हम बात कर रहे हैं तो इस बैक्टीरिया के अंदर मेरे प्यारे बच्चों पाया जाता है जेनेटिक मटेरियल आरएनए भी और डीएनए भी। कहाँ पाया जाता है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो इस संरचना के अंदर क्या होता है, कुछ इस प्रकार से भी संरचनाएं पाई जाती हैं। ठीक है, इस प्रकार से भी संरचनाएं पाई जाती है जिसको हम कहते हैं आरएनए। ये क्या है हमारा आरएनए, जिसको हम कहते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये क्या है, एक जेनेटिक मटेरियल है, आनुवांशिक पदार्थ है। लेकिन काफ़ी स्टडी के बाद पता चला कि ये एक आनुवांशिक पदार्थ है, बहुत पहले माना जाता था, लेकिन आज के समय माना जाने वाला आनुवांशिक पदार्थ हमारा प्यारा डीएनए है। ठीक है, आगे चलते हैं।
आगे अगर हम बात करें तो इस संरचना के अंदर कुछ और भी चीजें पाई जाती हैं, इस गहरे रंग की पाई जाती हैं इस प्रकार से, ठीक है। ढेर सारी संरचना पाई जाती हैं इस प्रकार से, ठीक। जगह जगह पर जीवाणु की कोशिका में इस प्रकार से ढेर सारी संरचनाएं पाई जाती है। इसका भी एक विशेष नाम है, इस नाम को भी मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। ये जो गहरे काले रंग की संरचना है, इस संरचना को हम कहते हैं लिपिड का कण, यानी कि लिपिड पार्टिकल के नाम से जानते हैं। ये जो गहरे जगह जगह पर धब्बे की तरह दिख रहा है या काले गहरे रंग की दिख रहा है, तो इसको हम कहते हैं लिपिड कण। लिपिड कण यानी कि लिपिड पार्टिकल, लिपिड पार्टिकल के नाम से जानते हैं। इतनी बातें समझ में आ गई। तो मेरे दोस्त, यही है आपके जीवाणु की संरचना जो हमने आपको समझा दिया। अब एक स्पेशल बात करते हैं। तो जो जीवाणु होता है, इसके बाहर एक संरचना पाई जाती है जिसको हम कैप्सूल कहते हैं, और वो कैप्सूल बना होता है ग्लाइकोकैलिक्स का, ठीक है। तो जीवाणु के बाहर अगर हम बात करें तो इस प्रकार से एक संरचना पाई जाती है, ठीक है, जिस संरचना को हम कहते हैं कैप्सूल। तो ये कैप्सूल ग्लाइकोकैलिक्स का बना होता है। तो मैं आशा करता हूं कि जीवाणु की संरचना आप बनाना सीख गए होंगे। तो यहां पर मैं आपको और सारी चीजों को बताता हूं, वैसे ओरली आप चाहे तो लिख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर बात करता हूं तो यहां पर देखने को मिल जाएगा कि इस जीवाणु की संरचना में विकसित केंद्रक नहीं पाया जाता। जीवाणु की संरचना में क्या होता है, एक विकसित केंद्रक नहीं पाया जाता। इसका जो केंद्रक पदार्थ यानी कि जेनेटिक मटेरियल है, वो कोशिका द्रव्य में बिखरा हुआ है। अब ये कोशिका द्रव्य है कहां स्ट्रक्चर में, तो जो आपको एकदम ब्लैंक पार्ट दिख रहा है सफेद रंग का, इसी को हम कहते हैं कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म। आप क्लास 9 से ही पढ़ते आए होंगे इस संरचना को। तो इसमें क्या होता है, एक पूर्ण विकसित केंद्रक नहीं पाया जाता, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। तो इसका मतलब है कि इसके अंदर का जो जेनेटिक मटेरियल है, आनुवांशिक पदार्थ है, वो क्या होगा, कोशिका द्रव्य में बिखरा हुआ होगा, ठीक है। कोशिका द्रव्य में क्या होगा, बिखरा हुआ होगा। दूसरी बात अगर हम बात करते हैं तो इस संरचना के अंदर कोई भी झिल्लीबद्ध कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाते। मतलब अगर हम बात करें तो आप इस स्ट्रक्चर में देख सकते हो कि कहीं पर राइबोसोम के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी बॉडी, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कुछ भी नहीं दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि ये सेल ऑर्गेनेल्स तो हैं, लेकिन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स है, इनके ऊपर एक झिल्ली पाई जाती है, इसलिए ये इसमें एब्सेंट है। तो हमने क्या कहा कि इस बैक्टीरिया सेल के अंदर कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स नहीं पाया जाता। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी काय, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एडीसी एब्सेंट होते हैं। आगे चलते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं तो यहां पर जो केंद्रक पदार्थ है, इसको हम जीनोफोर यानी कि जीन धर के नाम से जानते हैं। तो अगर हम बात कर रहे हैं यहां पर और क्या चीजें पाई जाती है, तो यहां पर आप देख सकते हैं राइबोसोम पाया जाता है जो प्रोटीन बनाने का काम करता है। दूसरी बात अगर हम बात करें, यहां पर लिपिड कण पाए जाते हैं जो इसको एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करते हैं। यहां पर पाई जा रही है मिसोसोम, और कुछ पाया जा रही है श्वसनकाय, ठीक है, जिसको मध्यकाय भी श्वसनकाय भी कहते हैं। ये क्या करते हैं, जीवाणु को सांस लेने में मदद करते हैं, रेस्पिरेशन करने में हेल्प करते हैं। कौन? जो आपका मिसोसोम होता है, मध्यकाय जिसको कहते हैं, या फिर जिसको श्वसनकाय कहते हैं, यही सांस लेने में मदद करते हैं। फिर आगे हम बात कर रहे हैं तो इस पूरे जीवाणु पर एक छोटी सी संरचना दिख रही है लाइन जैसी, जिसको हम पिलाई कहते हैं। ये पिलाई का काम क्या होता है, जीवाणु के शरीर से फॉरेन बॉडी पार्टिकल्स को अटैच होने से रोकता है, ठीक है। जो संक्रमणकारी होते हैं या फिर जो दूसरे पदार्थ होते हैं, उन पदार्थों को इस जीवाणु के शरीर से चिपकने से रोकने का कार्य करता है ये पिलाई। कुछ पिलाई बड़े आकार की होती है, कुछ पिलाई छोटे आकार की होती है। उसके बाद अगर हम बात करें, एक बड़ी सी संरचना पाई जाती है जिसको हम कसाबिका यानी कि फ्लैजेला के नाम से जानते हैं, और ये फ्लैजेला बना होता है फ्लैजेलिन प्रोटीन का। मैं अभी बता रहा हूं कि जीवाणु के अंदर जो फ्लैजेला होता है यानी कि कसाबिका होता है, वो कसाबिका बना होता है फ्लैजेलिन प्रोटीन का,
याद रखना, कशाभिका जीवाणु का फ्लैजेलिन प्रोटीन का बना होता है। ये कशाभिका क्या होती है भाई, ये कशाभिका जीवाणुओं को गति करने में मदद करती है। यानी कि फ्लैजेला क्या करता है, हेल्प इन लोकोमोशन और मूवमेंट ऑफ एन बैक्टीरिया। इतनी बातें समझ में आ गई, तो आगे हम चलते हैं। तो यहाँ पर हम आपको बता देना चाहते हैं, तो हमने आपको पिछले क्लास में बताया था कि गति के आधार पर जीवाणु कितने प्रकार के होते हैं। तो हमने वहां पर बताया था नॉन फ्लैजिलेटेड के बारे में। तो कुछ ऐसे भी जीवाणु होते हैं जिनके पास फ्लैजिला नहीं पाया जाता, कशाभिका नहीं पाया जाता। जैसे हम बात करें तो माइकोप्लाज्मा एक जीवाणु है जो दुनिया का सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म भी जाना जाता है। ये माइकोप्लाज्मा है और ये माइकोप्लाज्मा क्या करता है भाई, इसमें फ्लैजिला नहीं पाया जाता। दूसरी बात अगर हम बात कर रहे हैं कोकस, जितने भी गोलेकार बैक्टीरिया होते हैं, कोकस मतलब देख लो भाई, ये कोकस है, ठीक है, ये कोकस है, जैसे न्यूमोकोकस, डिप्लोकोकस, ये सभी बैक्टीरिया हैं और इन बैक्टीरिया के अंदर फ्लैजिला नहीं पाया जाता। अगली बात हम बात कर रहे हैं साइनोबैक्टीरिया। याद रखिए, साइनोबैक्टीरिया के अंदर भी फ्लैजिला नहीं पाया जाता। इतनी बातें आपको समझ में आई, तो मैं आशा करता हूं कि सारी बातें आप अच्छे से समझ जा रहे हैं। आगे हम बात करते हैं कि एक वैज्ञानिक आए और वैज्ञानिकों ने क्या किया, अध्ययन किया, बहुत सारी स्टडी की। स्टडी करने के बाद उन्होंने बताया कि एक इकोलाई नाम का बैक्टीरिया है, जिसका पूरा नाम एस्चेरिचिया कोलाई है। उसके केंद्रकाभ में 700 से 1400 माइक्रोमीटर वलयाकार यानी कि घूम करके कुंडलित गोलाकार डीएनए पाया जाता है। ठीक है, लंबा डीएनए पाया जाता है। जैसे हम बता रहे कहां पर, यहां पर देखो, जैसे ये एक इकोलाई बैक्टीरिया है। इस इकोलाई बैक्टीरिया के अंदर ये वलयाकार यानी कि गोलाकार, जिसकी लंबाई अगर हम इसको खोल दें और इसे फैला दें, इसको हम खोलें और इसको ऐसे फैला दें, तो इसकी लंबाई 700 से 1400 माइक्रोमीटर, ठीक है, जिसको हम म्यूमीटर भी लिख सकते हैं, लंबा डीएनए पाया जाता है। कहां पर, इकोलाई बैक्टीरिया के अंदर। तो मैं आशा करता हूं कि सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी और मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बने रहिए हमारे साथ बायोलॉजी पढ़ने के लिए आपके अपने चैनल टारगेट बायोलॉजी टॉपर पर।